हेलो बच्चों, मैं हूं अंकित तिवारी फ्रॉम राइज एकेडमी। आ गया हूं आपके लिए नया वीडियो लेके, नेक्स्ट वीडियो लेके ग्रेविटेशन चैप्टर से। इससे पहले ग्रेविटेशन के ऊपर मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है जिसको मैंने अपलोड कर दिया है, जिसमें कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक्स हमने डिस्कस किए जो इस चैप्टर के लिए काफ़ी ज़रूरी थे। जैसे एग्जांपल के लिए बात करूं तो मैंने पिछले वाले वीडियो में सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में डिस्कस किया, फिर सर्कुलर मोशन के बारे में डिस्कस किया, तो काफ़ी कुछ डिटेल में हमने डिस्कस किए थे। अभी हम पूरा डिटेल में तो वहाँ तक नहीं डिस्कस करने वाले, बट हाँ, थोड़ा बहुत मैं आपको जरूर बता देता हूँ कि लास्ट वाले टॉपिक में हमने क्या क्या डिस्कस किया था या लास्ट वाले वीडियो में क्या क्या चीज़ें हैं। अगर आपको बहुत डिटेल से एकदम अच्छे से समझना है कि उस टाइम पे क्या क्या डिस्कस किया गया था, तो आप बिल्कुल जाइए और उस वीडियो को देखिए। वहाँ पे आपको लिंक में वो वीडियो मिल जाएगा। चलो देखते हैं हम आगे कि हमने लास्ट वाले लेक्चर में क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। सबसे पहली चीज़ अगर मैंने बताई थी वहाँ पे, तो सर्कुलर मोशन के बारे में बताई थी। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है? द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज नोन एज सर्कुलर मोशन। पिछले वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है कि मतलब अगर मान लो कोई सर्कल है, उस सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे, उस सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे अगर कोई भी पार्टिकल, उस सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे अगर कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है, तो हम उसे सीधा बोलेंगे कि वो कौन सा मोशन कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है। बोलो, बात एकदम क्लियर हो गई। दूसरी चीज हमने ये भी देखा था, सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में हमने पढ़ा था, और सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में हमें ये पता चला था कि ये एक सेंटर सीकिंग फोर्स है। मतलब ऐसा फोर्स है जो सेंटर की तरफ लगता है। किस तरफ लगेगा? सेंटर की तरफ। ये एक सेंटर सीकिंग फोर्स है, मतलब ये सेंटर की तरफ लगेगा। कब लगेगा? जब कोई बॉडी कौन सा मोशन परफॉर्म करेगा? सर्कुलर मोशन। अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के वो सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। मतलब सेंटर की तरफ हर बार एक फोर्स लगता रहेगा, और उसी फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। देखते हैं, जरा समझने की कोशिश करते हैं। वैसे इसके पहले वाले वीडियो में पूरा डिटेल में बताया गया है, बट फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ताकि हमारे टॉपिक का लिंक बन जाए अच्छे से और हम अच्छे से समझें उसको। मान लो, सपोज करो ये हमारे पास एक सर्कल है। अगर कोई भी, मान लो हमारे पास एक थ्रेड है, थ्रेड में मैंने एक पत्थर बांधा, और अगर मैं इसे घुमा रहा हूं कुछ ऐसे, तो न्यूटन का लॉ आपको पता ही है बच्चों। न्यूटन का लॉ यह बोलता है कि अगर कोई बॉडी किसी मोशन में है, तो हमेशा वैसा ही मोशन वो चाहता है। कब तक? जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये था, है ना। मतलब ये बॉडी अगर ये आगे बढ़ रहा है, तो ये एक्चुअली में जाना सीधा चाहता है, बट हमें इसे क्या करना है? सर्कुलर मोशन करवाना है। तो इसको इस तरफ टर्न लेना पड़ेगा थोड़ा सा। देखो, जाना ऐसे चाहता है। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे जाना चाहता है? तो आप खुद से सोचो, अगर ये स्ट्रिंग यहाँ से टूट जाए, तो ये पत्थर फिर भी गोल जाएगा, स्टोन सर्कुलर मोशन करेगा, या सीधा चला जाएगा स्ट्रेट लाइन? स्ट्रेट लाइन। मतलब ये जाना तो स्ट्रेट लाइन चाहता है, बट हमने इसे स्ट्रिंग में बांध के रखा है, इसलिए इसे गोल गोल घूमना पड़ रहा है। तो स्ट्रिंग ऐसा क्या कर रहा है जिससे ये गोल घूम रहा है? तो जैसे ही ये आगे बढ़ने की कोशिश करता है, स्ट्रिंग इसे अपनी तरफ खींच लेता है, तो ये थोड़ा टर्न ले लेता है, और ऐसे ही टर्न लेते 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 ये पूरा सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर लेता है। मतलब देखा जाए तो हर बार अंदर की तरफ एक फोर्स लगे जा रही है, अंदर की तरफ एक फोर्स लगे जा रही है, और उसी फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। उसका फॉर्मूला भी हमने देखा था सेंट्रीपिटल फोर्स का। क्या होता है? mv²/r, जहां पे m क्या होता है? मास। किसका मास? जो बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है। v क्या होता है? वेलोसिटी, जिससे वो घूम रहा है। r क्या होता है? हमारा रेडियस ऑफ द सर्कल, उस सर्कल का रेडियस। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी लास्ट वाले लेक्चर में। हमने ये भी देखा था कि प्लैनेटरी मोशंस, मतलब जैसे अर्थ के अराउंड मून का रिवॉल्व करना, सन के अराउंड अर्थ का रिवॉल्व करना, ये सारी चीजें हमने देखी थी। अब आज का हमारा जो टॉपिक चालू होता है, वो स्टार्ट होता है सीधा ग्रेविटेशन नाम से। ग्रेविटेशन पिछले लेक्चर से स्टार्ट हो गया है, बट उसमें हमने सर्कुलर मोशन के बारे में और सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में? ग्रेविटेशन के बारे में। कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, कैसे लगता है, क्यों लगता है, किसने बताया, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और कुछ छोटे मोटे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो 10th के बेसिस पे रहेंगे। 10th में जिस टाइप के न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं वैसे, ठीक है। तो टाइम नहीं गवाते, सीधा हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। जब अपने टॉपिक को, जब तक मैं ये सारी चीजें रब करके स्टार्ट करूं, तब तक आप जल्दी से चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन पे क्लिक भी कर दें। चलो स्टार्ट करते हैं कि हुआ क्या होगा। बहुत टाइम पहले की बात है बच्चों, बहुत टाइम। कुछ चीजें समझो, जैसे बचपन से आप देखते जा रहे हो, आप देख रहे हो, सबको ये बात पता है कि अगर मान लो ये अर्थ है, और मैंने यहाँ पे कोई एक ट्री बना लो या कोई भी चीज ले लो, अगर यहाँ से कुछ भी टूटेगा तो वो सीधा नीचे आके गिरता है। कहाँ के गिरेगा? नीचे। नीचे क्यों आके गिर रहा है? शायद उसे नीचे की तरफ कोई खींच रहा होगा, उसे नीचे की तरफ कोई खींच रहा होगा। और वो खींच कौन रहा है? अर्थ। ये तो अर्थ है।
तो सिंपल सी बात है, उसे नीचे की तरफ कौन खींच रहा है? अर्थ खींच रहा है। अर्थ जिस फोर्स से खींचता है, जो फोर्स लगाता है अर्थ, उसी फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। एक्चुअली नॉट ओनली अर्थ, कोई दूसरा प्लैनेट रहेगा वो भी खींचेगा। ऐसा नहीं सिर्फ अर्थ पे ही खींचा जा रहा है, मून पे नहीं खींचा जा रहा है, या जुपिटर पे नहीं होगा। ये सब चीजें हर जगह हो रही है ये चीजें, कि जैसे अर्थ खींच रहा है वैसे जुपिटर के ऊपर भी अगर कोई ट्री होगा, वहां पे कोई फल होगा, या कोई भी चीज होगी, जिसको जैसे ये चौक को अगर मैं छोड़ रहा हूं तो ये नीचे गिर रहा है। क्यों? क्योंकि अर्थ उसे अपनी तरफ खींच रहा है। तो हमें ये बहुत अच्छे से बचपन से पता है कि अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है, और ये जो जिस फोर्स से वो खींचता है, उसी फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। उसे हम क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी पूरे डिटेल में हम चलेंगे, इसके फॉर्मूला सब डिराइव करेंगे हम, बट अभी तो समझ लो पहले इतना। क्लियर है? उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब थोड़ा सा हम और पीछे जाते हैं, थोड़ा और पीछे मतलब न्यूटन ये सारी चीजें बताई किसने? न्यूटन ने बताई हमें कुछ अराउंड 16th सेंचुरी, मतलब आज से कुछ 400 साल पहले। बट अभी 400 साल नहीं, मैं अराउंड पूछ रहा हूं कि 2500 ईयर्स अगो चले जाओ, या उससे भी ज्यादा। आप नेट पे देखोगे तो आपको एग्जैक्ट ईयर मिल जाएगा, बट अब समझो लगभग इतना साल तो आप मान के ही चलो। इतने साल पहले एक और साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था एरिस्टोटल, और एरिस्टोटल ने कुछ चीजें ऐसी बताई थी। एरिस्टोटल को एक टाइम पे बच्चों गॉड ऑफ फिजिक्स बोला जाता था। वो फिजिक्स की कुछ ऐसी चीजें उन्होंने हमें बताया था जिसके बारे में हमें पता चला, मतलब जैसे हम देखते डेली थे बट हमें पता नहीं था। तो उन्होंने कुछ चीजें हमें बताई थी। जैसे पहली चीज क्या बताया उन्होंने? फर्स्ट थिंग उन्होंने ये बताया था कि अर्थ सेंटर में है, अर्थ जो है सेंटर में, और बाकी सन और बाकी प्लैनेट्स सब अर्थ के अराउंड घूम रहे हैं, सब कोई। हालांकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये सही नहीं है। आजकल हमें बहुत अच्छे से पता है कि सन सेंटर में है और अर्थ उसके अराउंड घूम रहा है, बट उस टाइम पे इन्होंने यही बोला था एरिस्टोटल ने, क्योंकि उस टाइम पे टेलीस्कोप नहीं था, कुछ नहीं था। तो उन्होंने जो देखा वही बोला। उन्होंने देखते रहे होंगे डेली अपनी जगह से कि रोज सनराइज हो रहा है और धीरे धीरे मूव करते करते चले जा रहे हैं। तो उनको तो यही फील हुआ होगा कि हाँ, अर्थ के अराउंड सन घूम रहा है, ये सारी चीजें। बट धीरे धीरे ये चीजें, और ये चीजें ये कब बोल के गए? वो 2500 ईयर्स, मतलब उससे भी ज्यादा मान के चलो। आप नेट पे सर्च मारोगे आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा कि कब बोला था उन्होंने। और भी कुछ चीजें उन्होंने बोली थी, जैसे उन्होंने ये बोला था कि अगर कोई, अच्छा ध्यान से सुनो, अगर मैं ये कोई बॉडी है, इस बॉडी को अगर नीचे जाना, मतलब ये अर्थ है, ये अर्थ है। अर्थ अगर ये है, यहां से अगर मैं कोई बॉल छोड़ूंगा जिसका मान लो मास m है, तो ये कहां होगा? नीचे आएगा। इसे अर्थ अपनी तरफ क्या करेगा? नीचे खींच लेगा। अच्छा, नीचे खींचेगा तो फोर्स से खींचेगा, और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या होता है बच्चों? मास इनटू एक्सेलरेशन। मतलब अर्थ जो एक फोर्स से नीचे खींच रहा है, और फोर्स क्या हो गया? मास इनटू एक्सेलरेशन। अच्छा, मास ऑफ द बॉडी तो चेंज होने नहीं वाली, रही बात एक्सेलरेशन की। तो एरिस्टोटल ने यहां पे ये बोला था कि जो अर्थ का एक्सेलरेशन है वो अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग रहता है। मतलब अगर मान लो मास 2 kg का है तो इसके लिए अलग एक्सेलरेशन अर्थ लगाएगा, और अगर मान लो यही मास 5 kg का रहेगा तो उसके लिए अलग एक्सेलरेशन लगाएगा। मतलब जितना ज्यादा मास होगा एक्सेलरेशन उतना ज्यादा होगा, ऐसा एरिस्टोटल का कहना था। जबकि ये भी सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। क्लियर है? और समझते हैं जरा। ये सारी चीजें इन्होंने बोली थी, बट इन सब चीजों को एकदम अच्छे से आके कई सालों बाद, आज से 400 साल पहले आके न्यूटन ने ये सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया और बताया कि एक्चुअल में ग्रेविटेशन क्या होता है, कैसे चीजें एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होती है और कैसे आ रही हैं। ठीक है, तो थोड़ा ऑब्जर्व समझते हैं हम कि क्या बोला न्यूटन ने, और सीधा हम स्टार्ट कर देते हैं वो क्वेश्चन जो आपको बोर्ड में पूछे जाते हैं। ओके, तो चलो ध्यान दो जरा, न्यूटन ने क्या बोला। अब जरा ध्यान से सुनेंगे। न्यूटन ने पहले जो बोला वो हम पहले मैं बताता हूं, उसे आराम से सुनो, उसके बाद देखते हैं। न्यूटन ने बोला कि कोई भी दो बॉडीज हो, कोई भी दो बॉडी ले लो। जैसे ये चौक है, एक चौक और ले लेता हूं मैं, चलो ठीक है। उन्होंने बोला था कि दो बॉडी होनी चाहिए, दोनों के पास कुछ मास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मास होना चाहिए, मतलब वजन होना चाहिए। दो बॉडी हो, दोनों के पास, दो या दो से ज्यादा हो वो भी चलेगा, बट अगर बॉडी है, दो बॉडी मिनिमम ले लेते हैं, दो बॉडीज हैं और इनके जिनके पास मास है, और उनके बीच में कुछ गैप होना चाहिए। अगर वो एक साथ होंगे तो एक ही बॉडी माने जाएंगे। इसलिए उन्होंने बोला कि दो बॉडीज अगर वो हैं, उनके पास मास है और थोड़ी थोड़ी दूर पे रखे गए हैं, थोड़ी दूर या कितने भी दूर पे। तो न्यूटन का ये कहना था कि ये दोनों बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। मतलब एग्जाम्पल के लिए ये है कि आप
आप बैठे हो, आपसे थोड़ी दूर पे आपका फ्रेंड बैठा है, तो एक्चुअली में आप और आपके फ्रेंड एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। उन्होंने बोला एक बिल्डिंग है, अगर मान लो सपोज करो एक बिल्डिंग यहाँ है और एक बिल्डिंग यहाँ है, तो ये बिल्डिंग भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। उन्होंने बोला मान लो आप यहाँ पे, आप इंडिया में हो, आपका फ्रेंड मान लो यूके में पड़ा हुआ है, तो भी आप दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हो। मतलब इनका ये कहना था हर वो चीज जिसके पास मास हो और सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस हो, तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और यही उनका मेन था, यही है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशन में हमें यही समझना है, सबसे मेन पार्ट उसका यही है, क्या है कि अगर दो बॉडीज हैं, दोनों के पास मास है और उनके बीच में कुछ गैप है, तो वो दोनों बॉडीज एक दूसरे को क्या करने वाले हैं, अट्रैक्ट करने वाले हैं। दोनों बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करेंगे तो किसी ना किसी फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, और जिस फोर्स से वो अट्रैक्ट करते हैं उसी फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा नाम है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो पहला टॉपिक हमारा इसी से बनता है कि सर वो फोर्स कितना है। जैसे अभी ये तो पता चल गया कि हाँ दो बॉडी है, उनके पास मास है, तो वो दोनों, तो बहुत लोगों के मन में ये भी डाउट होता है बच्चों, जैसे मतलब मुझे पता है कोई टीचर नहीं, बट आपस में आप लोग डिस्कस करते होगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं सर अर्थ पे ग्रेविटी है, मून पे क्यों नहीं है। तो ऐसा नहीं है, या फिर मून पे है या नहीं, हर एक बॉडी के पास ग्रेविटी है जिसके पास मास है। ग्रेविटेशनल फोर्स हर वो बॉडी लगाएगी जिसके पास क्या हो, मास। ये चौक भी अपना ग्रेविटी बना रहा है। इस चौक का छोड़ो, इसमें से अगर मैं एक पार्टिकल उड़ा रहा हूं, वो पार्टिकल भी अपनी ग्रेविटी बना रहा है। बस हाँ यही है कि उस ग्रेविटी की वैल्यू इतनी कम है, इतनी कम है कि हम उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं। हमारे लिए मतलब वो यूजफुल ही नहीं है, किसी काम की नहीं है, वो बहुत छोटी वैल्यू है वो। क्लियर हुई मेरी बात? ठीक है, तो क्या बताया उन्होंने, अब एक लाइन में जरा समझ लेते हैं। इतना मैंने जो बोला उसका पूरे का मतलब क्या मिला हमें इन सारी बातों से। तो उन्होंने एक चीज हमें बताई कि हर वो बॉडी जिसके पास मास हो और सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस हो, अगर वो एक कुछ डिस्टेंस से अलग है, तो वो दोनों बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। रिपेल नहीं करेंगे कभी भी, हमेशा क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे बाय अ फोर्स, और दैट फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसा कुछ उन्होंने बताया, और बताया ही नहीं, इसके लिए उन्होंने फॉर्मूला भी डिराइव किया। तो सबसे पहले हम वही चलते हैं कि उन्होंने क्या फॉर्मूला बनाया, कैसे बनाया और क्या क्या बताया उन्होंने। ठीक है, तो चलो ध्यान दो। तो हमारा टॉपिक है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। नाम से ही समझ में आ रहा है बच्चों, ये यूनिवर्सल लॉ है। यूनिवर्सल लॉ मतलब पूरे यूनिवर्स में लगेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अर्थ पे ही रह के ये फॉर्मूला काम आएगा, नहीं। आप अर्थ पे रहो, मून पे रहो, जुपिटर पे रहो, हमारे सोलर सिस्टम से अलग हो जाओ, किसी और सोलर सिस्टम में रहो, किसी और गैलेक्सी में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, ये फॉर्मूला हर जगह लगने वाला है, जो हम अभी देखने जा रहे हैं। क्या बताया इस फॉर्मूले के बारे में, जरा देखो उन्होंने। ये फॉर्मूला ये बोलता है अगर दो बॉडी है, मान लेते हैं हमारे पास एक बॉडी ये है ए, और एक और बॉडी है हमारे पास, मान लेते हैं क्या, ये बी। ठीक है, इसका मास हम मान लेते हैं m1 है, इसका मास है m2। यही तो उन्होंने बोला था कि दो बॉडी हो, दोनों के पास मास हो, और मान लेते हैं इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, d। एक चीज बच्चों ध्यान में रखना कि ये जो डिस्टेंस है वो सेंटर से सेंटर तक का होता है। सिर्फ सरफेस से सरफेस तक का लोगे तो नहीं चलेगा, कहां से कहां तक लेना है, सेंटर से लेके सेंटर तक का डिस्टेंस, सेंटर से लेके सेंटर तक का डिस्टेंस। क्योंकि न्यूटन ने ये बताया था कि अगर अर्थ है, मान लो यहाँ पे ये अर्थ, ये उसका सेंटर, तो कोई चीज अगर यहाँ से आप छोड़ोगे तो वो नीचे आके यहाँ पे रुक जाता है। क्यों? क्योंकि सरफेस है, सरफेस पे आने के बाद चीजें रुक जाती है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि ये यहीं रुकेगा, एक्चुअल में ये आना कहाँ चाहता है, सेंटर पे। तो अर्थ हर चीज को कहाँ अट्रैक्ट करता है, टुवर्ड्स इट्स सेंटर, वो अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है। कहां पे अट्रैक्ट करे, इसलिए डिस्टेंस हम कहां से कहां तक का लेंगे, सेंटर से सेंटर तक। तो क्या बताया उन्होंने कि एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है, एक पहले वाले का मास m1 है, दूसरे का मास मान लो m2 है, और उनके बीच में जो उनके सेंटर से सेंटर तक का जो डिस्टेंस है d है। तो ये दोनों बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये इसको इधर खींच, ये वाली बॉडी इसको इधर खींचेगी, और ये वाला बॉडी इसके ऊपर इधर फोर्स लगाएगा। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे बाय अ फोर्स, एंड दैट फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बात एकदम क्लियर हुई? डायग्राम के साथ एकदम क्लियर है। इसका एक प्यारा सा स्टेटमेंट है, बहुत छोटा तो नहीं है बट इजी बहुत है।
तो वो भी हम देख लेंगे क्या क्या बोला उन्होंने। ठीक है, मैं स्टेटमेंट बच्चों बाद में लिखूंगा, आप एग्जाम में सबसे पहले स्टेटमेंट लिखना, फिर डायग्राम बनाना, तब लिखना, क्योंकि मैं स्टेटमेंट बाद में लिखने का रीजन ये है कि बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आपको स्टेटमेंट लिखना क्या है। नहीं तो अगर मैं डायरेक्टली स्टेटमेंट लिखूंगा शायद तुमको थोड़ा टफ जा सकता है, इसलिए पहले हम समझ लेते हैं क्या बोला उन्होंने। उन्होंने क्या बोला कि दो बॉडी है, दोनों के पास मास है एंड सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस डी है, तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे बाय अ फोर्स। और उन्होंने उस फोर्स के बाद, अब ये तो पता चल गया कि फोर्स लग रहा है, लेकिन ये भी पता होना चाहिए आपको कि वो फोर्स कितना लग रहा है, उसकी वैल्यू कितनी है। तो उसके वैल्यू निकालने के लिए न्यूटन ने दिए हमें फॉर्मूले। उन्होंने क्या बोला कि ये जो फोर्स है, अच्छा, ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास है। प्रोडक्ट ऑफ मास मतलब, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, और किसका मल्टीप्लीकेशन, मास का। उन्होंने बोला ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है कि m1 m2 पे डिपेंड कर रहा है, कि अगर तुमने मास बढ़ाया तो फोर्स भी बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी। डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी का मतलब ये होता है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी भी अपने आप बढ़ना चालू हो जाएगी, अगर वो एक दूसरे के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। तो सीधा उन्होंने बोला कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ मास के, कि मास का प्रोडक्ट निकालो। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि ये जो फोर्स है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के स्क्वायर के, किसके, डिस्टेंस के स्क्वायर के। इनवर्सली का मतलब क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब हो गया कि अगर एक वैल्यू बढ़ी तो दूसरी कम होगी। मतलब यहां से हमें एक चीज समझ में आई बच्चों, अगर मास बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, बट अगर डिस्टेंस बढ़ा तो फोर्स कम हो जाएगा। मास बढ़ा तो फोर्स बढ़ा, बट अगर डिस्टेंस बढ़ गया तो फोर्स कम हो गया। मतलब सिंपल है, देखो जरा, कि अगर मैं बोलूं कि ये दोनों मास इतने दूर पे रखे हैं तो इनमें कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा, अगर मैं और नजदीक करूंगा ना फोर्स बढ़ जाएगा, और नजदीक करूंगा फोर्स बढ़ जाएगा, दूर करूंगा फोर्स कम हो जाएगा। इसको आप मैग्नेट से भी रिलेट कर सकते हो, मैग्नेट भी में भी तो यही होता है कि मैग्नेट को अगर नजदीक करो फोर्स ज्यादा लगता है, लेकिन जैसे जैसे उन्हें दूर करते जाओगे उनके बीच का फोर्स क्या होते जाएगा, कम हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स। खैर यहाँ पे तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या बताया उन्होंने कि ये जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ मास के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। ये डिस्टेंस कहां से कहां तक का है, सेंटर से लेके सेंटर तक का है, तो बिटवीन देयर सेंटर, ये बताया उन्होंने। अच्छा, हमें बहुत अच्छे से पता है कि जब प्रोपोर्शनलिटी, अच्छा एक काम करते हैं, दोनों सेम ही चीज है तो एक साथ लिख लेते हैं। तो F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2, ये डायरेक्टली है तो इसे न्यूमरेटर में लिखा, और ये देखो खुद डिनोमिनेटर में है तो इसे डिनोमिनेटर में भेज दिया। अच्छा, कुछ अलग नहीं किया गया बच्चों, कंफ्यूज मत होना, सेम सेम वही चीज की गई है, बस ये दोनों को अलग अलग लिखने के बजाय मैं एक साथ लिख दिया हूं। ये डायरेक्ट था तो ये न्यूमरेटर में रह गया, ये नीचे था नीचे लिखा मैंने। क्लियर है, तो F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइडेड बाई d का स्क्वायर। थोड़ा और समझते हैं, देखो जरा, जब जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम हटाते हैं तो हमें कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो हमने जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो हमने कांस्टेंट लगाया कैपिटल G, और बाकी सब सेम वही, m1 m2 डिवाइडेड बाई d का स्क्वायर। बच्चों ये फॉर्मूला आपके इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला से बाकी सारे फॉर्मूलाज बन जाएंगे आपके, बट ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट। क्या है फॉर्मूला, कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाय d का स्क्वायर। कुछ बच्चों को यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आने का मुझे हो सकता आया हो कि सर ये प्रोपोर्शनलिटी हटाया तो ये कैपिटल G कहां से आया, कैपिटल G कहां से आया। तो ध्यान देंगे, अभी जब मैं एग्जांपल लूंगा तो उसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि वो कहां से आया। अभी समझो इतना कि जैसे ही मैंने प्रोपोर्शनलिटी हटाया मैंने लगाया कैपिटल G। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो कोई ना कोई कांस्टेंट जरूर ऐड होता है। तो यहां प्रोपोर्शनलिटी जब मैंने हटाया, और इक्वल, प्रोपोर्शनलिटी हटाना मतलब क्या, प्रोपोर्शनलिटी हटा के वहां पे मैंने इक्वल टू का साइन लिखा, तो इक्वल टू का साइन लिखा तो मुझे एक कांस्टेंट वहां पे रखना पड़ा। ये भी हो सकता है कि उस कांस्टेंट की वैल्यू 1 हो, बट ये भी हो सकता है कि वो कांस्टेंट की वैल्यू कुछ और भी हो। तो आप कंफ्यूज मत होना, बस खाली हाँ जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो कांस्टेंट आएगा। तो ऐसा कुछ बना उन्होंने बताया। आगे देखो जरा और क्या हो, ठीक है। जी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इस कैपिटल जी हमें एक नई चीज मिली है, तो कैपिटल जी है क्या, कैपिटल जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट।
यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी है। कैपिटल जी का अगर आपसे पूछा जाए कि वैल्यू क्या होती है, तो इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर कैपिटल जी का। ठीक है, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये पूरे यूनिवर्स के लिए फिक्स होती है। मतलब ये जो वैल्यू मैंने लिखी है ये फिक्स फॉर होल यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स के लिए ये बच्चों वैल्यू क्या है, फिक्स है। इस वैल्यू में कोई चेंजेस आने वाला नहीं है। 6.67 मतलब इस वैल्यू को आप भूल भी नहीं सकते, हालांकि आपको एग्जाम में दिया जाता है, बट फिर भी मैं इतना बोलूंगा कि आप ये वैल्यू याद रख लो। क्या है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, इस जी की ये वैल्यू है। अब आ जाते हैं थोड़ा स्टेटमेंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, स्टेटमेंट। देखो मेन चीज तो हो गया, हमें फोर्स चाहिए था, फोर्स मिल गया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम थोड़ा स्टेटमेंट के बारे में कि ये जो हमने लिखा, ये जो लॉ लिखा हमने, उसका स्टेटमेंट भी आपको एग्जाम में लिखना पड़ता है। तो स्टेटमेंट क्या हुआ जरा देखो, क्या बोला न्यूटन ने कि अगर दो बॉडीज हैं, पहले हिंदी में समझते हैं फिर उसे इंग्लिश में अच्छे से लिख लेंगे। क्या बोला उन्होंने, अगर दो बॉडीज हैं, दोनों के पास कुछ मास हो और कुछ डिस्टेंस पे वो रखे गए हों, तो वो दोनों बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे बाय अ फोर्स, और वो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मास के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। उनके सेंटर से सेंटर तक के डिस्टेंस का स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जो चीजें मैंने यहां पे अभी बताई वही सेम चीज हमें स्टेटमेंट में लिखना है। फिर से समझते हैं, एक बार और बोलता हूं मैं स्टेटमेंट, और फिर उसके बाद स्टेटमेंट में इंग्लिश में लिखता हूं। ठीक है, पहले हिंदी में एक बार और बोलता हूं, फिर इंग्लिश में बोलता हूं। क्या बोला उन्होंने, अगर दो बॉडीज हैं, दोनों के पास कुछ मास है, दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे बाय अ फोर्स, और वो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ, क्या, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, सेंटर से लेके सेंटर तक के डिस्टेंस का स्क्वायर, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर, समझ में आया। चलो ध्यान देते हैं, अभी थोड़ा और समझ लेते हैं क्या क्या चीजें हुई। स्टेटमेंट लिख लेते हैं अभी पहले, उसके बाद चलते हैं। तो स्टेटमेंट क्या होगा, स्टेटमेंट देखो जरा, इफ टू बॉडीज हैविंग सम मासेस एंड सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d, देन दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर बाय अ फोर्स, and that force is directly proportional to product of masses and inversely proportional to square of distance between their center। फिर से समझो, क्लियर हुआ क्या बोला मैंने, जो अभी तक मैंने एक्सप्लेन किया वही सेम चीजें चल रही है। क्या बोला उन्होंने, इफ टू बॉडीज हैविंग सम masses and separated by some distance d, then they will attract each other by a force, and that force is directly proportional to product of masses and inversely proportional to square of distance between their center। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ये हमारा इनवर्सली है। ठीक है, कोई डाउट है, नहीं, तो स्टेटमेंट लिख लिया जाए अभी, मुझे मेरे हिसाब से तो अब सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो स्टेटमेंट लिख ही लेते हैं। क्या स्टेटमेंट है, इफ टू बॉडीज, लिखा जाए बहुत काफी बड़ा, चलो ठीक है यही लिखते हैं, इफ टू बॉडीज हैविंग, if two bodies having masses m1 and m2 separated by a distance d, फिर से सुनो क्या लिखा मैंने, उसको पढ़ लो। if two bodies having masses m1 and m2 separated by distance d, then they will attract each other, then they will attract each other by a force, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, किससे, एक फोर्स से, एंड दैट फोर्स इज, अब हमें ये मेन चीजें चालू हो रही है। देखो ये तो पता चल गया कहां वो अट्रैक्ट कर रहे हैं,
लेकिन वो कितना अट्रैक्ट करेंगे वो कैसे पता चलेगा, तो वही बोला गया, एंड दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये वाला, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। बस इतना ही स्टेटमेंट है, इतना ही, कुछ ज्यादा ही लग रहा है बट है इजी बच्चों। फिर से समझो, ऐसा नहीं है कि टफ है, एक दो बार आपने अगर ये डायग्राम के थ्रू समझ लिया ना अच्छे से ये सारी चीजें, तो ये स्टेटमेंट आपको टफ नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि जो चीजें हमने यहाँ पे ड्रॉ की वही लिखा है। इफ टू बॉडीज हैविंग सम मासेस लाइक m1 एंड m2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d, then they will attract each other by a force, and that force is directly proportional to product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between their center। और इसे ये फोर्स जो होगा इसे ही बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका फॉर्मूला ये हमने देखा, पहले मैथमेटिकली हमने लिखा, फिर उनको कंबाइन किया, F is proportional to m1 and m2 मल्टीप्लाई बाय F is inversely proportional to d स्क्वायर, दोनों को कंबाइन किया तो F is proportional to m1 m2 डिवाइडेड बाय d का स्क्वायर। जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हम कोई कांस्टेंट लगाते हैं, यहाँ पे हमारा कांस्टेंट आ गया g, कैपिटल G, तो क्या हो जाएगा हमारा F इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाय d का स्क्वायर, जहां पे कैपिटल G को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। उसके बाद हमने स्टेटमेंट लिखा। तो देखा जाए तो सारी चीजें हमारी क्लियर हो गई। हाँ, एक और चीज ध्यान में रखो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ याद रखने के लिए, कि जो यूनिट होती है फोर्स की, जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। क्या होती है? न्यूटन। क्या होती है? न्यूटन। ध्यान रहे, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, बट अगर नहीं ध्यान में रहे तो ध्यान में रखना, हाँ यही होता है। और कुछ इसके बारे में सर अगर बताया हो, ये फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। कैसा होता है? ऑलवेज अट्रैक्टिव। यहां लिख दो, ऑलवेज अट्रैक्टिव, हमेशा अट्रैक्टिव, कभी भी ये रिपल्सिव नहीं हो सकता। ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी रिपल्सिव नहीं होता। दूसरा, ग्रेविटेशनल फोर्स का ओरिजिन क्या है, कहां से बनता है ये ग्रेविटेशनल फोर्स? तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्चुअली में बनता सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? मास की वजह से। अगर आपसे ये पूछा जाए कौन सी ऐसी बॉडी है जिसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, तो आप सीधा बोलो कि वो बॉडी जिसके पास मास नहीं है। अगर कोई चीज है जिसके पास मास नहीं है तो सिंपल हम बोल सकते हैं कि हाँ उसके पास ग्रेविटेशन भी नहीं है। लेकिन हर वो चीज जिसके पास मास है उसके पास ग्रेविटेशन है। जैसे कहने मतलब, मैं किसी का एंगर हो गया, गुस्सा आना, तो उसका कोई मास नहीं होता, तो उसकी कोई ग्रेविटी नहीं है। लेकिन बाकी हर चीज, ये छोटे से पार्टिकल जो निकल रहे हैं, ये पूरा चौक हो गया, आपके हाथ में पड़ा हुआ मोबाइल जिससे आप देख रहे हो, टैब जिससे आप देख रहे हो, या फिर घर में पड़ी हुई टीवी, आपकी बिल्डिंग, हर वो चीज, मून, जुपिटर, प्लूटो, मार्स, जितने भी हैं छोटे छोटे पत्थर जो पड़े हुए हैं, हर एक बॉडी जिसके पास मास है वो ग्रेविटेशन बना रहा है, उसका अपना एक ग्रेविटेशन बन रहा है। क्लियर हुआ? अब जैसे मून का भी ग्रेविटी होता है, बट अर्थ से 6 टाइम कम होता है, 1/6 ऑफ अर्थ होता है। सब हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी तो इतना समझ लो। क्या यहां तक कुछ डाउट है किसी को? है ना? फोर्स का फॉर्मूला क्या निकला हमारा? F कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाई d का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा हाँ, एक और चीज डिस्कस करनी रह गई कि ये G की वैल्यू हमने निकाली। अगर G की वैल्यू ना डाले, देखो जब फॉर्मूला डिराइव किया गया और इससे जब कैलकुलेशन किए गए तो सही आंसर मिला ही नहीं एक्चुअली में। फिर निकाला गया कि नहीं, एक और चीज है जिसे हम मिस कर रहे हैं, वो है कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कुछ लोगों को ये डाउट आ सकता है कि सर कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? यहाँ थोड़ा दिक्कत हो जाती है, कांस्टेंट कभी भी आके लग जाता है। तो एक्चुअली में ऐसा होता है कि कांस्टेंट एक ऐसी वैल्यू होती है ना जिसे हम मिस कर देते हैं अपने कैलकुलेशन के टाइम पे। थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लो, सपोज करो कि तुमने किसी को कोई काम दिया, एक काम दिया कि मुझे डेली 5 kg आइस लाके दो। कितना? 5 kg आइस।
क्लियर। मान लो मैंने ही आपसे बोला कि मुझे डेली 5 kg आइस की जरूरत पड़ती है, तो आप लेके आ जाइए। तो आप डेली 5 kg लाते हो, आप घर से निकलते हो वेट करके कितना 5 kg, आपको पता है आप पूरे ईमानदार हो, आप 5 kg लेके निकल रहे हो, और मुझे लाके देते हो, तो मैं भी उसका वेट करता हूँ और मुझे पता है हाँ कितना निकलना चाहिए, क्योंकि मैंने मंगाया कितना है 5 kg, तो मिलना कितना चाहिए 5 kg, और तुम्हें भी यही लगेगा हाँ 5 kg ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुम जितना लेके निकले थे उतना में लेके आए, कहीं बीच में तो फेंका है नहीं तुमने। बट जब मैंने इसको वजन किया तो ये मुझे शायद 4 kg 4.7 kg मिले, या 4.9 kg मान लो, 100 ग्राम कम हो गया। तो 100 ग्राम कहाँ गया मेरा? 100 ग्राम रास्ते में आते आते मेल्ट होके गिर गया होगा। ये एक एग्जांपल है, कांस्टेंट नहीं होता ये, बस मैं समझा रहा हूं कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें हमारे कैलकुलेशन में हम किसी चीज को छोड़ देते हैं, उसे पकड़ते नहीं है। जब हम उसे छोड़ देते हैं तो उसकी वजह से हमारा आंसर गलत आता है, और अगर हम उसे कंसीडर कर लेंगे तो काम हो जाएगा। अब जरा ध्यान दो, तो हुआ क्या कि हर बार 100 ग्राम आइस क्या हो रहा था, मेल्ट हो जा रहा था। तो मैं हमेशा आपसे क्या बोलता था, नहीं आप मुझे 4.9 kg दे रहे हो, आपको क्या लग रहा, नहीं आप तो 5 kg दे रहे हो। आप भी अपनी जगह सही, मैं भी अपनी जगह सही, बट फिर भी हमारे कैलकुलेशन लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने एक छोटा सा एरर भूल गए। हम वो 100 ग्राम जो मेल्ट हो रहा है उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिए। तो अगर आपसे बोलूं कि मुझे 5 kg आइस चाहिए, और मान लो तुमने मुझे बोला हाँ सर को 5 kg आइस चाहिए, तो एक काम करते हैं 5 kg और 100 ग्राम एक्स्ट्रा दे देता हूं मैं। तो 5 kg और 100 ग्राम अगर एक्स्ट्रा दोगे तो आते टाइम वो 100 ग्राम मेल्ट हो जाएगा, मुझे कितना मिलेगा 5 kg। लेकिन ये कब करेक्ट होगा? जब तुम्हें एरर पता हो कि हाँ कितने का एरर है। जैसे अभी तुम्हें पता है 100 ग्राम का एरर है, या तुमने मान लो 5 kg भेजा और मेरे पास 4.9 kg दिखा, 100 ग्राम कम है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि आते टाइम 100 ग्राम मेल्ट हो जाता है। लेकिन अगर मुझे नहीं पता रहेगा, मैं उसे कंसीडर नहीं करूंगा, तो मुझे तो यही लगेगा कि सामने वाला मुझे 4.9 kg ही दिया है। तो कुछ सिंपल ऐसी चीजें, इसको एक समझाने का तरीका, आप इसे मत समझना कि हाँ ये कांस्टेंट है, बस एक समझाने का तरीका है कि आप कैसे इस चीज को समझ सकते हो। जब भी हम कोई चीज कैलकुलेट करते हैं ना बच्चों, जैसे सिंपल से आप ऐसे समझो कि मान लो मैंने हवा में आपको जमीन पे ऐसे दौड़ने के लिए बोल दिया, तो आप दौड़ो, बहुत फास्ट दौड़ रहे हो। फिर मैंने सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे दौड़ने, फिर मैंने बोला पानी में दौड़ो, तो पानी में भी उतना फास्ट दौड़ पाओगे नहीं, क्योंकि वाटर आपको रेजिस्ट करेगा, आपको रोकेगा, आप तो उतना तेज ना दौड़ पाओ। तो अगर ये किसी से पूछोगे कि मैं दोनों जगह सेम स्पीड से दौड़ूंगा, तो इसका मतलब आप गलत बोल रहे हो। जबकि एफर्ट आप दोनों जगह सेम लगाओगे, पावर आप सेम लगाओगे, बट फिर भी एक जगह स्पीड में रहोगे, एक जगह स्लो रहोगे। क्यों? क्योंकि एक और चीज है जो वहां पे आपको रोक रही है, कौन? वाटर। वो भी एक मीडियम है। आप अगर उसे कंसीडर करोगे तो सामने वाले को यही बोलोगे, नहीं मैं नॉर्मली ज्यादा तेज दौड़ूंगा, बट वाटर में थोड़ा कम तेज दौड़ूंगा। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा मेरा एनर्जी, थोड़ा मेरी पावर वो लेके चला जाएगा। तो जब, मतलब समझ रहे हो ना, कुछ ऐसी चीजें होती हैं कैलकुलेशन के टाइम पे अगर हम भूल जाते हैं तो उनसे हमारा आंसर नहीं आता। तो वैसे ही यहाँ पे है, जब हमने फोर्स का, न्यूटन ने ये फॉर्मूला बनाया और जब कैलकुलेट किया तो एक्चुअल में आंसर सही मिला ही नहीं। तो बाद में पता चला कि हाँ हमारे पास एक और चीज है जिसे हम भूल गए हैं, और वो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, जो पूरे यूनिवर्स में सेम है, और उसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। काफी टाइम मैं बोल दिया हूं अभी तक ये चीजें, तुम्हें समझ में आई चीजें? ठीक है, तो जल्दी से इसे आप राइट डाउन, पॉज करके राइट डाउन करें, स्क्रीनशॉट ना लें, पॉज करो, रोको उसे, उसके बाद पहले अच्छे से लिखो, उसके बाद आगे बढ़ो। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं वैसे न्यूमेरिकल्स, कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, कि हाँ अगर ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए तो हमसे सॉल्व होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, फॉर्मूला याद रखेंगे बच्चों, क्या है? कैपिटल जी m1m2 डिवाइडेड बाय d का स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट उसे बोलते हैं। ठीक है, एफ जो है मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एफ जो है डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और मास के प्रोडक्ट ऑफ मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी क्लियर है। आगे हम बढ़ते हैं, अपने टॉपिक को नेक्स्ट लेके चलते हैं, देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स है जो हम न्यूमेरिकल्स करते हैं पहले। तो एक और चीज स्टूडेंट्स, देखा जाए ना तो ग्रेविटेशन चैप्टर का पूरा ये बेस है, ये जो हमने फॉर्मूला अभी डिराइव किया, यहीं से सारे फॉर्मूलाज और निकलते हैं। तो ये हमारे इस फॉर्मूले, ये चैप्टर का बेस हो जाता है कि हाँ आपको एक फॉर्मूला तो ये तो पता होना ही चाहिए, और वो फॉर्मूला क्या है हमारा? F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाई d का स्क्वायर, एंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल G इज, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, G की वैल्यू कितनी है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्लियर? ये वैल्यू हो गई। चलो फटाफट हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या क्या आता है। पहला क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 1, मान लो हमारे पास एक बॉडी है यहाँ पे 2 kg, और इसके सेंटर से इसके सेंटर तक का डिस्टेंस जो है वो मान लेते हैं 2 मीटर है।
ऐसे ही मान लेते हैं 2 मीटर, और इसका मास है मान लेते हैं कितना 4 kg। तो क्या ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे? बिल्कुल करेंगे, करेंगे। हमसे वही पूछा जा रहा है, बताओ कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, हमसे फोर्स पूछा जा रहा है। बोलो क्लियर है? चलो देखते हैं क्या क्या दिया है। M1 हमें कितना दिया है बच्चों? 2 kg। M2 हमें कितना दिया है? 4 kg। डिस्टेंस हमें कितना दिया है? 2 मीटर। अच्छा, डिस्टेंस के टाइम पे ध्यान रखेंगे, सेंटर से सेंटर तक का दिया है या नहीं दिया है? तो यहाँ तो सेंटर से सेंटर तक का मैंने दिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्टेंस हो गया 2 मीटर। हमें क्या निकालना है? फोर्स। तो चलो निकालते हैं फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या है हमारा? कैपिटल G M1 M2 डिवाइडेड बाई D का स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला है। अगर इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करूं तो देखो क्या आएगा? F इज इक्वल टू व्हाट इज कैपिटल G? वैल्यू वहां है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। वो लिखने की जरूरत नहीं है। M1 हमारा कितना है? 2 kg। M2 हमारा कितना है? 4 kg। kg हटाओ, 4 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर है। डिस्टेंस कितना है हमारा? 2 मीटर। तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जरा देखते हैं। F इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 2 4 जा 8 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। कैंसिल करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो हमारा आंसर आ गया F इज इक्वल टू 2 इंटू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। क्लियर है? मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? F इज इक्वल टू 2 7 जा 14, 2 6 जा 12 प्लस 1 13, 2 6 जा 12 प्लस 1 13, 13.34 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। जरा इसको ध्यान से देखेंगे बच्चों, ध्यान से देखना इसे। देखो इसको ध्यान से देखो जरा, क्या दिया है यहाँ पे? फोर्स हमारा कितना आया? 13.34 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। ये फोर्स ज्यादा है या कम है? अरे बहुत कम है। पॉइंट को कितने डिजिट पीछे ले जाओ? कितना है? -11 है ना, 11 डिजिट पीछे लेके चले जाओ। 11 डिजिट पीछे लेके चले जाओगे, फोर्स कितना कम हो जाएगा? आप खुद से सोचो कितना दिया है? 13.34 इंटू 10⁻⁻11। अगर ये 10⁻⁻11 हटाना है तो 11 था ना, माइनस में था, माइनस मतलब पॉइंट को इधर शिफ्ट करो, कितने डिजिट? 11 डिजिट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्या पॉइंट लगेगा कहीं? इतना न्यूटन फोर्स लग रहा है। बताओ ये इतना न्यूटन फोर्स ज्यादा है या कम है? बहुत कम है। ये इतना कम फोर्स है कि ये किसी को फील ही नहीं होने वाला है। मतलब आप अगर रहोगे आपके बगल में, मैं तो दो kg लिया हूं, एक 2 kg एक 4 kg है मास, तो भी दिख रहा है हमें फोर्स इतना कम आ रहा है। चलो एक काम करते हैं, एक बड़ा एग्जांपल लेते हैं जिसमें तब भी देखना फोर्स इतना कम आएगा, इतना कम आएगा कि आप सीधा बोल सकते हो कि ये फोर्स हमें पता भी नहीं चलता। इससे एक चीज और पता चले कि ग्रेविटेशनल फोर्स कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है, वो एक टाइप का वीक फोर्स है। कैसा फोर्स है? वीक फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये जी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, ये एक टाइप का वीक फोर्स है। कैसा फोर्स है? वीक फोर्स। कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है, वीक फोर्स है, कमजोर है। 2-4 किलो रहे तो पता ही नहीं चला। 2-4 किलो छोड़ो, एक काम करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। हम ले लेते हैं काम करके 100 kg। मान लो एक है 100 kg, या नीचे लिखता हूं मैं 100 kg, दूसरा भी हम ले लेते हैं 100 kg और इनके बीच का डिस्टेंस 10 मीटर लिख देते हैं, और दूसरा भी कितना है? 100 kg। हमसे पूछा इनके बीच का फोर्स बताओ। चलो फटाफट सॉल्व कर देते हैं। M1 कितना है? 100। M2 कितना है? 100। डिस्टेंस कितना दिया है? 10 मीटर। फाइंड क्या करना है हमें? फोर्स। चलो स्टार्ट करें। फोर्स का फॉर्मूला क्या है बच्चों हमारा? कैपिटल G M1 M2 डिवाइडेड बाई D का स्क्वायर। अगर हम कैपिटल G की बात करें तो कैपिटल G कितना होगा? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। M1 की बात करो तो पहला वाला मास कितना है? 100 kg का, 100। दूसरा कितना है? वो भी 100 का है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर है। डिस्टेंस कितना है? 10, तो 10 का स्क्वायर। 10 के स्क्वायर को मैं डायरेक्टली 100 लिख दूं, ज्यादा बेटर होगा। मतलब समझ में तो आ ही रहा है ना, एक्चुअल में यहाँ पे 10 का स्क्वायर है,
डिस्टेंस का स्क्वायर, और हमें पता है 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 2 जीरो से ये पॉइंट हट जाएगा बस, 667 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन। खुद ही सोच के बोलो क्या ये ज़्यादा फोर्स है? बहुत कम फोर्स है। 11 डिजिट पूछे जाना है यहाँ से, 3 ये हो गए और कितने 8 डिजिट और पीछे जाके तब पॉइंट लगेगा। तो ये तब जबकि मास कितना 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 लिया गया बच्चों, 100 kg मास लिया गया है, तब भी इतना कम फोर्स लग रहा है। तो इसलिए ये कर तो रही है बॉडीज अट्रैक्ट, दो बॉडीज अगर हैं तो ये दोनों बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर तो रही हैं, बट हमें फील नहीं हो रहा है। क्यों नहीं फील हो रहा है? क्योंकि वो फोर्स बहुत 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 कम है, बहुत वीक फोर्स होता है ये। अगर इसे स्ट्रांग फोर्स देखना है ना तो बॉडी का मास बहुत ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा मास रहेगा ना तो तुम्हें बहुत अच्छे से इस फोर्स के बारे में फील होगा। जैसे एग्जांपल के लिए अर्थ ले लो, अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, मून ले लो, सन ले लो, जुपिटर ले लो, ये सब प्लैनेट ले लो, प्लैनेट जो होते हैं उनका मास बहुत ज्यादा रहता है, तो वहां पे ये ग्रेविटेशनल फोर्स हमें फील होने लगता है। लेकिन अगर हम ये सोचे कि हाँ छोटा सा अगर कोई जो मास बहुत कम है उसका भी ग्रेविटेशनल फोर्स हम फील कर सकें, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसका ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम होता है। क्लियर है? तो एक तो ये छोटे मोटे ऐसे न्यूमेरिकल्स थे जो अगर आपसे पूछे गए 2-2 मार्क के लिए, आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप सॉल्व कर देना। ये बस एक थोड़ा अंडरस्टैंड करवाने के लिए ये न्यूमेरिकल मैंने करवाया था कि आप ये फील कर सको कि सच में ये फोर्स बहुत कम होते हैं, इसलिए हमें फील नहीं होते। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स सबके पास है तो हमें अर्थ की ग्रेविटी तो फील होती है बट बाकी की नहीं। तो क्यों नहीं फील होती बाकी की? बाकी का ना फील होने का मेन रीजन है कि ये फोर्स बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। 100 क्यों, तुम 1000 ले लोगे तो भी कम रहेगा। ठीक है, तो सब मिला जुला के ये क्लियर हो गया कि ये फोर्स एक वीक फोर्स है, पहली चीज। दूसरा, दो बॉडी के बीच में लगती है, बस दोनों के पास मास होना चाहिए, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस होने चाहिए। फॉर्मूला हमारे पास पड़ा हुआ है, कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाय d का स्क्वायर, है ना। कैपिटल G का वैल्यू क्या है? कैपिटल G को बोलते क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11। इतने डिटेल्स अभी तक आपको प्रॉपर आपको पता होंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं, अभी न्यूमेरिकल हमारे खत्म नहीं हुए, कुछ और न्यूमेरिकल हम समझते हैं। चलो ठीक है, ठीक है। सो नेक्स्ट, जब भी कंप्लीट हो मैं बोर्ड को रब करूं तो ऐसा नहीं है कि आप उस टाइम पे स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं, आप रुक जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगेंगे आपको एक्स्ट्रा। आप उसके बाद लिखो, पहले नोट्स बनाओ उसका। नोट्स बनाने से बच्चों फायदे 2 होते हैं, 2 से 3 कई फायदे होते हैं। और अभी तो आपके बोर्ड आ रहे हैं, तो अब बोर्ड आ रहे हैं तो मतलब बोर्ड में, मतलब बोर्ड के लिए अगर देखा जाए, जिनके बोर्ड मतलब जो अभी 10th में है, अपीयर कर रहे हैं 10th में, उनके बोर्ड के लिए तो ये है कि आपकी स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन भी अच्छा होना चाहिए। तो वो तभी होगा जब आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होगी। सो कभी भी कुछ भी पढ़ो तो उसको राइटिंग प्रैक्टिस में जरूर, मतलब रिटन प्रैक्टिस जरूर करो। रिटन प्रैक्टिस करोगे तो आपका ही उससे फायदा है, स्पीड बढ़ेगी। पेपर ऐसा नहीं होगा कि पेपर के लिए टाइम कम नहीं मिलेगा, मतलब ज़्यादा उतने टाइम में आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा, और प्रेजेंटेशन भी अच्छा रहेगा। तो इसका ध्यान रखें थोड़ा। चलो, तो यहाँ तक की बात हुई हमारी कंप्लीट। अब हम थोड़ा बात करते हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स की, कि जिस टाइप के न्यूमेरिकल्स हमसे पूछे जाते हैं। मान लो एग्जाम्पल के लिए ऐसे ही मान लेते हैं कि क्या होगा। तो पहले तो ये इतना ही नहीं, और कुछ फॉर्मूलाज हम डिस्कस कर लेते हैं। फॉर्मूला नहीं, प्रोपोर्शनलिटी। F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 होता है, बोलो बात एकदम क्लियर है? हाँ, होना भी चाहिए, यहीं से तो फॉर्मूला बना था। दूसरा, यही F इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? डिस्टेंस के स्क्वायर से। ठीक है, याद रखना ये कुछ चीजें आपको ये भी पता होना चाहिए। अगर मास इंक्रीज करेगा तो फोर्स भी इंक्रीज करेगा, बट अगर डिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो फोर्स डिक्रीज करेगा। वहीं अगर डिस्टेंस गलती से कम कर दिया हमने तो फोर्स बढ़ने लगेगा, मतलब उल्टा काम करेगा। मास के साथ वैसा नहीं है, मास बढ़ा फोर्स बढ़ा, मास कम हुआ फोर्स भी कम हुआ। यहां क्या है? डिस्टेंस बढ़ा फोर्स कम, डिस्टेंस कम फोर्स ज्यादा। क्लियर? तो डिस्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मास के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे है? स्क्वायर में है। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो उन्होंने ये बोला कि एक बॉडी है जिसका मास m1 है, एक और बॉडी है जिसका मास m2 है। जरा समझेंगे इस क्वेश्चन को, एक ही दो क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आप आराम से सॉल्व कर दोगे। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन की तरफ नहीं जाएंगे हम, सिंपल सिंपल क्वेश्चन देखेंगे जो आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, और एक दो अच्छे क्वेश्चन भी देख सकते हैं। तो m1 m2 है, इनके बीच का डिस्टेंस हम मान लेते हैं d है। हमसे क्वेश्चन ये बोला गया कि अगर, अच्छा ये बताओ क्या यहाँ फोर्स लगेगा? ऑफ कोर्स लगेगा, बॉडी के पास मास भी है डिस्टेंस भी है, तो फोर्स तो लगने ही वाला है। हमसे क्या बोला जा रहा है, ध्यान दो,
क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है। बोला गया कि हमने इसे पकड़ के दूर दूर कर दिया। कितना दूर किया जरा देखो, ये m1 है, ये m2 है, इनका डिस्टेंस d की बजाय 2d कर दिया, मतलब डबल रख दिया, डबल दूर कर दिया। तो बताओ दोनों के फोर्स में क्या फर्क होगा, या फिर नया वाला फोर्स कितना होगा, या उससे कितना ज्यादा फोर्स होगा, या कितना कम फोर्स होगा, यही सब पूछेंगे आपसे कि क्या होगा अगर डिस्टेंस डबल कर दिया जाए दोनों के बीच का। मतलब ये इनका ये कहना है कि मान लो ये दो बॉडी है, दोनों के बीच में फोर्सेस कितना लग रहा है, मान लो F लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है F, और इनके बीच में डिस्टेंस कुछ तो है D है, और मैंने क्या किया, इनके बीच का डिस्टेंस डबल कर दिया, तो अब फोर्स कितना लगेगा, अभी भी F लगेगा या उससे कम या उससे ज्यादा। तो पहले तो आपका दिमाग तुरंत काम करना चाहिए कि अगर डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स कम होगा, तो सेम फोर्स तो सर नहीं लगने वाला, फोर्स तो कम होने लगने वाला है। अब कितना कम लगेगा ये थोड़ा हम कैलकुलेशन से देख लेते हैं कि कितना कम होने वाला है। चलो यहाँ पे जरा फोर्स निकालो, क्या होगा फोर्स, यहाँ पे इसी यहाँ के फोर्स को मैं F1 मानता हूँ, वहां के फोर्स को F2 मान लूंगा मैं। तो F1 अगर हम देखें तो F1 कितना होगा, कैपिटल G, फॉर्मूला वही है कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाई d का स्क्वायर, m1 m2 डिवाइडेड बाई d का स्क्वायर, पहला वाला फोर्स तो इतना मिला बच्चों, है ना। यहां पे फोर्स कितना होगा जरा देखते हैं, F2 क्या होगा, कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, बट यहां डिस्टेंस कितना है 2d है, तो 2d का स्क्वायर। बोलो क्लियर, इसको हमें थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। तो F2 की अगर हम बात करें तो F2 क्या हो गया, कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाई 2d का स्क्वायर कितना होता है 4d स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और d स्क्वायर मतलब d स्क्वायर। जरा इस वाले पार्ट को देखें, रुक जाओ दूसरा चौक ले लेता हूं मैं, ये वाले पार्ट को, ये जितना मैं अभी सर्कल में डाला हूं इतने पार्ट को जरा ध्यान से देखें, क्या ये पूरा पार्ट यही है, देखो जरा सेम है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं F2 जो है वो पूरा, ये वाला पूरा पार्ट क्या है F1 है, तो मैं ऐसा लिख दूं F1 अपॉन 4, मतलब ध्यान दो जो फोर्स है दूर करने की वजह से वो F1 से 4 गुना कम हो गया, 4 टाइम्स कम हो गया, डिवाइड हुआ है ना, 4 से नीचे आया ना तो कम हुआ, डिक्रीज हुआ है। और कितना डिक्रीज हुआ 4 टाइम्स, 4 टाइम्स क्या हो गया फोर्स कम हो गया। अच्छा किया क्या, ये इसको आप डायरेक्ट कैसे आंसर ला सकते हो, सीधा स्क्वायर करो, जो भी इन्होंने क्या बोला डबल हुआ है ना, 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 का स्क्वायर 4, तो फोर्स जो है 4 टाइम्स कम हो जाएगा। अगर मैं यहीं पे बोल दूं कि मान लो डिस्टेंस ट्रिपल कर दिया गया, यहां पे डिस्टेंस और यहाँ पे फोर्स दोनों देख लेते हैं, कॉलम बना के देख लेते हैं। मान लो डिस्टेंस डबल था जब 2 टाइम्स था, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 टाइम्स 4 क्या, 4 टाइम्स क्या होगा फोर्स कम होगा। अगर मैं बोलूं यही डिस्टेंस 3 टाइम्स बढ़ गया तो 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 9, तो 9 टाइम्स फोर्स कम हो जाएगा। याद रखना फोर्स बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, फोर्स कम होगा। मान लो डिस्टेंस मैंने बोला 4 टाइम्स बढ़ गया, तो फोर्स के ऊपर क्या होगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 टाइम्स फोर्स कम हो जाएगा। मान लो डिस्टेंस मैंने बोला 5 टाइम्स बढ़ गया, अरे बस अब समझ में आ गया होगा आई थिंक, तो फोर्स जो है वो 25 टाइम्स कम हो जाएगा बच्चों, क्लियर है। अच्छा अगर इसी का उल्टा हो चले गए तो, मान लो इसी क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया जाए, चलो एक काम करते हैं ये लिख लेते हैं, ये तो पहले समझ लो उसके बाद नेक्स्ट वाला बताता हूं मैं। ये तो हो गया डिस्टेंस बढ़ाने की बात, क्या हो अगर मैं डिस्टेंस कम करूं, दो बॉडी के बीच में हमें इतना तो पता चल गया कि अगर मैं डिस्टेंस बढ़ाते जाऊंगा फोर्स कम होते जाएगा, कितना कम होगा स्क्वायर से। अगर मैंने फोर्स इनके बीच का डिस्टेंस डबल कर दिया तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो फोर्स 4 टाइम कम हो जाएगा। अगर इनके बीच का डिस्टेंस मैंने ट्रिपल कर दिया तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, मतलब इनके बीच का फोर्स 9 टाइम्स कम हो जाएगा। मैंने अगर इनके बीच का डिस्टेंस 4 टाइम्स कर दिया तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, मतलब फोर्स 16 टाइम्स कम हो जाएगा, जो हमने यहाँ पे देखा सब 4 टाइम 3 टाइम 2 टाइम। क्या होगा कि अगर इनके बीच का डिस्टेंस मैं कम करूं, बढ़ाने की बजाय कम करूं, तो नेक्स्ट वाले एग्जांपल्स उसके बेस पे रहेंगे, देख लेते हैं जल्दी से हम फटाफट। हो गया ये लिख के, तब तक फटाफट लिख लो आप लोग भी, पॉज करके लिख लो, ठीक है। हाँ चलो चलो ध्यान दो, क्या होगा अगर मैं बीच का डिस्टेंस कम करूं। मतलब फिर से एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो कि एक बॉडी है जिसका मास m1 है, इससे कुछ एक बॉडी है जिसका मास m2 है, इनके बीच का डिस्टेंस मान लो d है। हमसे बोला जा रहा है क्या होगा फोर्स के ऊपर क्या इफेक्ट होगा अगर इनके बीच का डिस्टेंस आधा हो जाए।
मतलब बॉडी m1 है, वही बॉडी है, ये भी वही बॉडी है m2, बस इनके बीच का डिस्टेंस जो पहले d था अब इसका आधा हो गया, मतलब d/2 हो गया, d/2 हो गया। तब क्या होगा, तो देखा फिर से हमारा काम वही है, फॉर्मूला लगाओ और देखो चेक करो। तो फोर्स क्या होगा, पहले बात तो अपना कंसेप्ट याद कर लो, डिस्टेंस इस बार कम हुआ है तो फोर्स बढ़ेगा, और फिर से स्क्वायर से ही बढ़ेगा, मैं पहले ही बोल रहा हूं। जैसे डिस्टेंस आधा किया ना, तो आधा मतलब कितना 1/2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो इस बार फोर्स 4 टाइम बढ़ जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस आधा हुआ है तो फोर्स 4 टाइम बढ़ जाएगा। थोड़ा देखेंगे, अभी करके देखते हैं। कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाय d का स्क्वायर। फोर्स तो हमें ये मिल गया, F1 इसे नाम दे देता हूं मैं। दूसरा F2 निकालते हैं जरा यहाँ पे, तो F2 कितना हो जाएगा, कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है d/2 का स्क्वायर। क्लियर, जरा इसको हम सॉल्व करते हैं। और F2 इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाय बच्चों d का स्क्वायर है, d का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 होगा। ये 4 कहां चला जाएगा, ऊपर, 4 कहां चला जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा F2 विल बी 4 कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाय d का स्क्वायर। बोलो क्लियर। जरा फिर से ऑब्जर्व करते हैं हम ये वाला पार्ट, देखो जरा, क्या ये पूरा पार्ट यही है, तो मैं इस बार ऐसा लिख सकता हूं F2 इज 4 F1, 4 F1, मतलब इस बार जो फोर्स है वो F1 से 4 टाइम्स बढ़ गया। पिछली बार 4 कहां आया था, इसके नीचे आया था, डिवीजन में आया था, इस बार मल्टीप्लीकेशन में आया, मल्टीप्लीकेशन में आया मतलब बढ़ गया, फोर्स क्या हो गया, बढ़ गया। कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। अगर वही डबल हुआ रहता इनके बीच का गैप तो क्या होता, 4 टाइम्स कम हो जाता। क्लियर है, 4 टाइम्स इस बार फोर्स बढ़ गया है। मतलब वैसा ही टेबल अगर यहाँ पे भी देखना है तो देख लो, डिस्टेंस की बात हम यहाँ कर लेते हैं और यहाँ हम बात कर लेते हैं फोर्स की बात। अच्छा, डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस ले लेते हैं। पहले तो हमने ले लिया हाफ डिस्टेंस, कि आधा हो गया, तो आधा हो गया तो भाई फोर्स जो है वो 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। डिस्टेंस कम फोर्स ज्यादा। मान लो डिस्टेंस उन्होंने बोला 1/3 हो गया है, 1/3 हो गया है तो मतलब 1/3 मतलब थर्ड पार्ट हो गया और कम हो गया, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, सीधा लिखो 9 टाइम्स फोर्स बढ़ जाएगा। ठीक है, मान लो इन्होंने बोला कि 1/4 हो गया तो 4 का स्क्वायर 16, तो 16 टाइम्स फोर्स बढ़ जाएगा। सिंपल है, डिस्टेंस कम करोगे फोर्स बढ़ेगा। कुछ डाउट है तो पूछ, मतलब मैसेज करके पूछ लो, ठीक है, मैसेज में करना। अगर कुछ ऐसा रह जाए जो आपको नहीं समझ में आए बच्चों तो बिल्कुल पूछना। मैं तो यही ट्राई कर रहा हूँ हर एक चीज़ आपको कंसेप्ट के साथ एकदम अच्छे से क्लियर हो कि क्या क्या चीज़ें हो रही है एक्चुअल में, कैसे हो रही हैं। क्योंकि जो स्टूडेंट्स आगे साइंस लेंगे आफ्टर 10th उनको ये चीज़ें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि कैसे डील कर रहे हैं ये लोग, है ना। फिजिक्स के जो टर्म्स होते हैं फिजिक्स के, वो किस तरीके से एक दूसरे से रिलेट करते हैं और कैसे हमें नए एक ही फॉर्मूले, जैसे अब देखो इनका शॉर्टकट तुम्हें हमेशा याद रहना चाहिए। बट सॉल्व करने का तरीका मैंने इसलिए बताया आपको क्योंकि अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको बोर्ड में जब लिखना रहेगा तो आप ऐसे मत नहीं लिख सकते कि उन्होंने बोला हाफ हो गया, तुमने बोला हाँ सर ने बताया हाफ मतलब 2 का स्क्वायर कर दो, 4 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। ऐसे लिखने से मार्क्स तो मिलने वाला, उसके लिए आपको ऐसा सॉल्व करना पड़ेगा। बट हाँ, आप सही हो या गलत हो वो आप इस शॉर्टकट से चूज कर सकते हो। एमसीक्यू में अगर क्वेश्चन आ रहा है तो डायरेक्टली आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सीधा आप आंसर स्क्वायर करो और निकाल लो आंसर, टिक मार्क कर दो। अगर एमसीक्यू में आ रहा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में से आ रहे हैं तो। ठीक है बच्चों, एकदम क्लियर। जरा अब एक मिक्स वाले क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ठीक है, मिक्स वाले क्वेश्चन लेते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। रब कर दो इसको, ठीक है, देख लो एक बार, स्टार्ट करते हैं। मिक्स क्वेश्चन का मतलब जहां मास के अंदर भी कुछ चेंजेस कर देंगे और डिस्टेंस के अंदर तो हम कब से कर ही रहे हैं, तो मास के अंदर भी कर देंगे। देखते हैं क्या क्या रिजल्ट निकलता है हमारा। इस बार इन्होंने क्या बोला, ध्यान दो जरा, कि मान लो पहले एग्जांपल में एक हमारे पास बॉडी है जिसका मास m1 है, इसके बीच से यहां तक का डिस्टेंस क्या है m2 है। मान लो यहाँ मास m1 है और मास m1 m2 है, डिस्टेंस मान लेते हैं t। क्वेश्चन में बदलाव ये किए गए, चेंजेस क्या किया गया, क्वेश्चन में पूछा क्या गया कि अगर इनका मास डबल हो जाए, मतलब ये मास 2m1 हो जाए जितना है उसका डबल, और डिस्टेंस भी डबल कर दिया,
और ये मास हो गया 2m2। समझा क्या हुआ? समझ लो पहले इन्होंने क्या बोला, डिस्टेंस भी डबल हो गया मतलब 2d। क्या बोला इन्होंने कि m1 m2 था, बीच में डिस्टेंस d था, तो कुछ फोर्स लग रहा था, फिर हमने इनका मास डबल कर दिया, जितना था, अगर 2 किलो था 4 किलो कर दिया, ये 6 किलो था 12 किलो कर दिया, और जो डिस्टेंस है उसको डबल कर दिया, तब फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा? तो देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। चलो पहले इसका फोर्स निकालते हैं, F1 क्या हो जाएगा, कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाई d का स्क्वायर। ये हो गया। दूसरा यहां की बात करते हैं, यहां का फोर्स निकालते हैं, F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 कितना है, 2m1 है, m2 कितना है, 2m2 है। समझ में आ रहा है बच्चों? 2m1 2m2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब 2d का स्क्वायर। लिख लिया। तो F इज इक्वल टू कैपिटल G 2m1 2m2 2 टू जा 4 m1 m2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4d स्क्वायर। क्या देखो 4 से 4 कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास, F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाई d स्क्वायर। इसे F2 मान लेते हैं, इसे F1 मान लेते हैं। फिर से जरा देखो ये वाला पूरा पार्ट, दोनों सेम आ गए, इस बार आगे कुछ आया ही नहीं, मतलब सिंपल हम बोल सकते हैं कि F2 जो है इस बार इक्वल टू क्या होगा, F1। अब ऐसा क्यों हुआ सर? अब तक तो चीजें चेंज करने फोर्स बदल रहा था, अब क्यों नहीं बदला? अब इसलिए नहीं बदला बच्चों क्योंकि जब डिस्टेंस बढ़ाए तो फोर्स कम हुआ। जब डिस्टेंस इसका ये d था तो मैंने डिस्टेंस डबल कर दिया तो फोर्स कम हो गया थोड़ा। जैसे ही फोर्स कम हुआ मैंने मास बढ़ा दिया, मास बढ़ाने से फिर से फोर्स बढ़ गया, जितना था उतने पे ही चला गया। और अच्छी बात यह है कि दोनों सेम रेशियो में बढ़ाए, डबल 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 सब कर दिया है, तो सब वैसे ही बढ़े आगे। क्लियर? कुछ डाउट? तो ये भी एक क्वेश्चन था। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक थोड़ा अच्छा है, मतलब टॉपिक तो सारे अच्छे चल रहे हैं, आज का भी टॉपिक अगर देखा जाए तो काफी अच्छा टॉपिक था। इसके बेस पे क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे बनाए जा सकते हैं बच्चों। बट कैसे आप 10th में हो, आपको 10th में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस नहीं आते, कॉम्प्लेक्सिटी वाले। हाँ कुछ क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में अच्छे अच्छे दिए हैं, नॉर्मल कैलकुलेशन वाले हैं, उनको हम कर लेंगे। बट ये अभी तो ये मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इसलिए कराया क्योंकि क्वेश्चंस आपको बोर्ड में ऐसे भी पूछते हैं कि हाँ डबल कर दिया तो क्या होगा, ट्रिपल कर दिया तो क्या होगा, है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको आना चाहिए, उस टाइम पे आप कंफ्यूज नहीं रहना कि हाँ मुझे आता नहीं। आप सीधा सिंपल फॉर्मूला लगाओ, जो बोला है पुट करो, सॉल्व करो, देखो क्या रिलेशन बन रहा है, जो रिलेशन बनेगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो घर पे इनके बेस पे क्वेश्चंस जरूर एक बार प्रैक्टिस करें घर पे, एक बार मतलब जब आपका वीडियो देख के हो जाए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। जो ना समझ में आए उनको एक बार फिर से वीडियो देख के समझने की कोशिश करें। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप सीधा कमेंट बॉक्स में जाके मैसेज करिए कि हाँ सर मुझे ये चीज़ समझने में प्रॉब्लम हुई। अगर मुझे वो कोई बड़ा टॉपिक लगेगा तो मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बता दूंगा, और अगर मुझे लगेगा हाँ उसका डाउट क्लियर हो सकता है ऐसे मैसेज से ही, तो मैं बिल्कुल आपको रिप्लाई करके मैसेज आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। तो बस आपको इतना करना है घर पे जाके कि ये सारी चीज़ें ध्यान देंगे और इसके ऊपर क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, इनको एक बार रिवाइज जरूर करेंगे। मैं एक छोटा सा चीज़ और ले लेता हूँ, मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दे देता हूँ जिनको आपको सॉल्व करना है घर पे जाके। एग्जाम्पल नंबर 1 HW के लिए क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन, एक काम करते हैं, रुक जाओ पूरा अच्छे से बता देता हूँ कौन कौन से। फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा ले लेना कि मान लो डिस्टेंस हमें दिया है, पहला मास हमें दिया है मान लो 10 kg, दूसरा मास हमें दिया है मान लो 20 kg, और इनके बीच का डिस्टेंस है हम समझ लो 100 मीटर। तो फोर्स कितना होगा, पहला क्वेश्चन यही है, सॉल्व कर लेना। दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो मान लो इनके बीच में यहाँ पे मास है 50 kg और ये डिस्टेंस है, कितना ले लो कितना लिया जाए, 50 kg, 50 मीटर चलो, और इनके ये वाला मास है मान लेते हैं कितना, 100 kg, 100 kg। तो क्या फोर्स बनेगा ये भी कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन है उस टाइप के मैंने क्वेश्चंस तो करवाए दिए हैं। तो दो टाइप के क्वेश्चंस हैं, दो टाइप मतलब एक ही टाइप के क्वेश्चन है बट दो डिफरेंट क्वेश्चंस मैंने दे दिया, सिर्फ आप उसको घर पे एक बार ट्राई करो, अगर आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ कुछ एक चीज़ और समझो कि इसके अलावा और क्या आपको पता होना चाहिए। इसके बाद का जो टॉपिक बच्चों में, हाँ ये ध्यान रखना, फिर से एक बार सुन लो जाते जाते, डिस्टेंस बढ़ा फोर्स कम, डिस्टेंस कम फोर्स ज्यादा, मास बढ़ेगा फोर्स भी बढ़ेगा, मास कम हुआ फोर्स भी कम हुआ।
ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तो ये पूरा लॉ आज के लेक्चर में जितना हमने देखा, ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, ये पूरा यूनिवर्सल लॉ है, पूरी यूनिवर्स पे अप्लाई होता है। तो यूनिवर्स में काफ़ी हमने घूम लिया। अब हम एक काम करेंगे, सीधा बैक टू द अर्थ पे आएंगे और अर्थ की ग्रेविटी ये सारी चीज़ें निकालेंगे, मतलब अर्थ के ऊपर बैठ के कैलकुलेशंस करेंगे। अब तक हम यूनिवर्स में कैलकुलेशन कर रहे थे कि हाँ यूनिवर्स में ये चीज़ें चल रही है, वैसी चल रही है, कहीं का भी कोई भी बॉडी का, ठीक है। और भी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स इसके आएंगे, बट न्यूमेरिकल्स मैं एकदम एंड में लूंगा। अभी मैं एकदम नॉर्मल न्यूमेरिकल्स इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि चैप्टर बहुत टफ लगे। एक बार चैप्टर आपको पूरा जब समझ में आ जाएगा तब हम अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स लेंगे, तो आपको चैप्टर समझने में मतलब फिर आपको ऐसा फील नहीं होगा कि हाँ चैप्टर टफ है। बट अगर अभी मैंने बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल, जैसे मून का मास ले लूँ, अर्थ का मास ले लूँ, फिर कैलकुलेट करो, तो वो कैलकुलेशन देख के ही आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि नहीं टफ जा रही है चीज़ें, तो वो चीज़ें ना हो, इसलिए पहले हम ये चीज़ें छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि हाँ आपको कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बच्चों बिल्कुल इस टाइप के क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में पीछे दिए हुए हैं एक्सरसाइज में, आप वहाँ पे जाइए, उनको सॉल्व करिए, आंसर आएगा, फिक्स आएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अर्थ की ग्रेविटेशन के बारे में, कि अर्थ की ग्रेविटी कितनी होती है, कैसे वो पुल करता है, उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, एरिस्टोटल ने जो बताया था वो कैसे न्यूटन ने गलत प्रूफ किया कि हाँ ऐसा ऐसा होता है। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप रिविज़न करना ना भूलें, बिल्कुल रिविज़न करते रहें, और अगर कुछ डाउट रहे तो उसको मैसेज करते रहें। आपको नोटिफिकेशंस प्रॉपरली मिलते रहे, इसके लिए बेल आइकन पे क्लिक कर ना भूलें, साथ ही साथ लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते रहें, ठीक है। तो मिलेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।